नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं सुहेल खान। शुरुआत ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी खबर के साथ। भारत में इसका असर कैसा होगा? अगर धरती का तापमान बढ़ता है तो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में तबाही मच सकती है। इसका अंदाजा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जाहिर किया है। इस रिपोर्ट में करीब 80 साल बाद यानी 2100 तक की तस्वीर दिखती है। इसमें कहा गया है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर करीब 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। ऐसा लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमा बर्फ के पिघलने से होगा। इसका असर भारत के ओखा, मोरमुगांव, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाके पर पड़ेगा। ऐसे में भविष्य में इन इलाकों में रह रहे लोगों को ये जगहें छोड़नी होंगी। दरअसल नासा ने एक सी लेवल प्रोटेक्शन टूल बनाया है। इससे समुद्री तटों पर आने वाली आपदा से वक्त रहते लोगों को निकालने और जरूरी इंतजाम करने में मदद मिलेगी। इस ऑनलाइन टूल के जरिए कोई भी भविष्य में आने वाली आपदा यानी बढ़ते समुद्री जल स्तर का पता कर सकेगा। लेकिन इस टूल की पहली रिपोर्ट से भारत के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। हालांकि 80 साल बाद इस घटना का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए बात कुछ और खबरों की। चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को 8 दलों पर जुर्माना भी लगाया। इसमें बीजेपी और कांग्रेस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी और सीपीआई पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इन सभी पार्टियों ने बिहार चुनाव के वक्त तय किए उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के आदेश का पालन नहीं किया। राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाने के साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी और 2 अखबारों में भी इन्हें पब्लिश कराना होगा। उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी सौंपनी होगी। और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की। 4 दिन चलने वाला मानसून सत्र 2 दिन में ही खत्म हो गया। इन 2 दिनों में भी सदन 3 घंटे चल सका और विपक्ष की हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह सबसे छोटा सत्र रहा। आदिवासी, ओबीसी और दलितों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया तो सरकार ने कांग्रेस पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। 4 दिन का सत्र 2 दिन में खत्म। सत्ता विपक्ष में तीखी तकरार। जाति की भेंट चढ़ी कार्यवाही। इन 3 तस्वीरों में मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पूरा घटनाक्रम है। अब देखिए ना, 9 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू हुआ। आदिवासी दिवस पर छुट्टी की मांग को लेकर कांग्रेस के हंगामे की वजह से 10 अगस्त तक के लिए सत्र स्थगित हुआ। 10 अगस्त को जब सत्र फिर शुरू हुआ तो ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर तीखी तकरार दिखी और सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। मतलब 4 दिन का सत्र 2 दिन में ही खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले, इसको लागू करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और हमारा भरपूर प्रयास होगा, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे कि पिछड़े वर्ग को यह आरक्षण मिले। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही
और आज ये अटका हुआ है। ये एक ढोंग कर रहे हैं समाज को बांटने का, जो कल उनने उसके अंदर किया सदन के अंदर, ये उनके हित के लिए। अच्छा, कमलनाथ जी 15 महीने थे, 5वीं अनुसूची लागू क्यों नहीं की उनने? जनजाति वर्ग के इतने हितैषी थे तो। नारेबाजी और शोर शराबे के बीच 7 विधेयक भी पास हुए। अगर सदन में चर्चा होती तो कई सकारात्मक काम होते और जनता का रुपया भी बेजा खर्च होने से बच जाता। बीजेपी का आरोप है कि मसला वोट बैंक का है, तो कांग्रेस सियासत में जाति का पौधा बोना चाहती है। जाति के आधार पर कांग्रेस बांटने की कोशिश कर रही है। ये राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह कर रही है। वर्तमान के प्रधानमंत्री महोदय को चुनाव के समय बताना पड़ा था कि मैं इस जात का हूँ। 4 दिन का सदन आपने बुलाया क्यों? इतना बड़ा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश है, इतनी सारी समस्याएं हैं, हर वर्ग यहाँ पे आंदोलन कर रहा है, आम जनता परेशान है, और आप 4 दिन का सत्र बुलाते हैं। इसी से आपकी मंशा समझ में आ जाती है। जो मुद्दा कांग्रेस ने कभी गंभीरता के साथ लिया ही नहीं, वो हम पे डालने जा रहे हैं 27%। तो छोड़ दो, कांग्रेस अपने 70 साल के इतिहास बताते कि उनने कुछ 70 साल में कभी पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया है क्या? उमा भारती जी से लेकर बाबूलाल गौर तक और वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान तक, हमने सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि बड़े वर्ग का भी ध्यान रखें, और यहाँ तक कि गरीब और सामान्य वर्ग का भी 10% का आरक्षण देने का प्रयास हमने किया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस SC, ST, OBC के जरिए ध्रुवीकरण की फिराक में है। मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति बहुत कम ही रही है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव से ही इस मुद्दे को मजबूत किया जा रहा है। अगर मानसून सत्र में जाति का मुद्दा इतना गरमाया है, तो इसकी तपन 2023 के विधानसभा चुनाव और आने वाले कुछ महीनों में उपचुनाव में भी महसूस की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। यूपी और बिहार की राजनीति में हावी रहने वाला जाति का मुद्दा धीरे धीरे ही सही मध्य प्रदेश में भी अपने पांव जमा रहा है। MP में जातिगत आंकड़े से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासत इस पर शोर क्यों कर रही है। मध्य प्रदेश में भी राजनीति अब जातियों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब प्रदेश में जाति आधारित चुनाव, जाति आधारित प्रत्याशी, प्रचार और यहां तक कि जाति आधारित वादे भी किए जा रहे हैं, और ये सब खुलेआम हो रहा है। हर दल जाति की पतवार थामे आगे बढ़ना चाहता है। जातिगत राजनीति के चलते तमाम नीतियां बनती बिगड़ती भी दिख रही हैं। तभी केंद्र की बीजेपी सरकार भी आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकार को बहाल करना चाहती है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो राज्यों के पास फिर से OBC सूची में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार हो जाएगा। इससे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा के जाट समुदाय को OBC में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में जातिगत आंकड़ों पर नजर डालें, 50.9% यानी आधी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। OBC को महज 14% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आबादी के अनुपात में 36.09% कम है। अनुसूचित जाति यानी SC की आबादी प्रदेश में 15.6% है, जबकि SC को 16% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उसकी आबादी के अनुपात में 0.4% ये आरक्षण अधिक है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 21.1% है। ST को 20% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जो आबादी के अनुपात में 1.1% कम है। आंकड़े बता रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण और उसकी आबादी के अनुपात में बड़ा अंतर है, और ये बात 2003 से 2018 तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस अच्छे से जानती थी। तभी कमलनाथ ने सत्ता संभालते ही इसे 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया। हालांकि सरकार ये भी जानती थी कि ऐसा करने से आरक्षण का कुल फीसद 50 को पार कर जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा, जिस पर कोई भी अदालत बिना देर किए स्टे लगा सकेगी। और ऐसा हुआ भी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर तुरंत रोक लगा दी। तो फिर सवाल यह है कि कांग्रेस ने ऐसा कार्ड क्यों खेला जिस पर सिर्फ सियासत ही होनी थी। इसका जवाब भी 9 और 10 अगस्त को विधानसभा में मिल गया, जब कांग्रेस ने 9 अगस्त को आदिवासी और 10 अगस्त को OBC आरक्षण के नाम पर सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। 4 दिन चलने वाला सदन 2 दिन भी पूरे नहीं कर सका। मध्य प्रदेश में अब सियासत कई मामलों में अलग है। चौथी बार सरकार बना चुकी बीजेपी
2023 में 2018 का प्रदर्शन दोहराना नहीं चाहेगी तो कांग्रेस वापसी के लिए दमखम दिखा रही है। दोनों के पास सियासी कार्ड जाति का है और ये किसी के लिए भी तुरूप का इक्का साबित हो सकता है, जिसे कोई भी दल नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात मध्य प्रदेश की सियासत से छत्तीसगढ़ की सियासत। छत्तीसगढ़ में संख्या बल के आधार पर विपक्ष भले ही कमजोर हो, लेकिन सरकार को घेरने का वो कोई मौका छोड़ता नहीं है और शायद इसीलिए राज्य में सियासी हलचल लगातार जारी रहती है। अब बीजेपी एक बार फिर से सड़क पर उतरने की धमकी दे रही है। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर पूरी तरह निश्चिंत दिखाई दे रही है। विपक्ष का आवेदन, अनादर पर निवेदन, सड़कों पर दनादन। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में सियासी पारा गरमाने वाला है। बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की लगातार बढ़ती सक्रियता और उसके बाद पार्टी अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। बीजेपी चाहती है कि प्रदेश में बढ़ते क्राइम और विकास के मुद्दों को लेकर सरकार को सड़क पर घेरा जाए। मजबूत रणनीति के साथ उतरने को तैयार बीजेपी 3 शब्दों पर जोर दे रही है: आवेदन, निवेदन और उसके बाद दनादन। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रही है और लगातार मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है, अब आप देखिएगा आगे आगे, जैसा राजेश जी ने कहा कि आवेदन, निवेदन नहीं तो फिर दनादन। बीजेपी भले ही सरकार के खिलाफ आवेदन, निवेदन और उसके बाद दनादन की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर चिंतित नहीं दिख रही है। मंत्री रविंद्र चौबे बीजेपी को ही सलाह दे रहे हैं। उनके मुताबिक महंगाई और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर बीजेपी को केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। उनके मुताबिक राज्य में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के खिलाफ मार्च निकालना ही चाहिए। पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ईंधन गैस की महंगाई, लालटेन लेके निकलेंगे तो मट्टी तेल की सप्लाई केंद्र सरकार आखिर कुछ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। और अगर बिजली महंगा हुआ तो डीजल तो रॉ मटेरियल है, कोयला तो रॉ मटेरियल है, इसकी कीमतें वो स्वयं कर दे, अपने आप बिजली की कीमत कम हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता का उनको कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की सियासत ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में सड़क पर सियासी अखाड़ा सजेगा। एक तरफ बीजेपी सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में है, तो कांग्रेस विपक्ष को अपने काम के जरिए जवाब देने को तैयार दिख रही है। ऐसे में दोनों ही दलों में से जनता किसका साथ देती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। लेकिन नरसिंहपुर में करेली में एक ग्रामीण ने पेड़ को अपना आशियाना बना लिया। वो पेड़ पर झोंपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं और जिम्मेदारों से अब उसे कोई उम्मीद भी नहीं है। ना छत है, ना ही बनी है दीवार, ना जमीन है, ना ही आसमान। अफसरशाही की कुछ ऐसी है दास्तान, पेड़ पर रहने को मजबूर है छोटे खान। राम भजन कर प्राणी जो तनु मिलन बारंबार। राम के भजनों में लीन छोटे खान की जिंदगी कुछ इस कदर अधर में लटकी है कि ना तो उन्हें जमीन नसीब हो रही है और ना ही आसमान। एक पेड़ को ही उन्होंने जिंदगी का सहारा बना लिया है। बारिश, धूप और गर्मी और सर्दी सब कुछ यहीं गुजरती है। नरसिंहपुर के मोहद के रहने वाले छोटे खान का पेड़ पर रहना शौक नहीं है। पुश्तैनी घर में इतनी जगह नहीं है कि वो बहू और बेटियों के साथ रह सकें। पीएम आवास के लिए सरपंच से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों के चक्कर काटें, लेकिन जब सब जगह निराशा हाथ लगी तो इसी पेड़ ने उन्हें सहारा दिया, जहां वो किसी से
उम्मीद किए बगैर अपनी मस्ती में रहते हैं। ऊपर इसीलिए रहते कि नीचे जो गया नहीं है। हाँ जी, सब बाल बच्चे सब रहते हैं, तो अब इधर जब जगह ही नहीं है तो फिर ऊपर न रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। क्या पीएम आवास नहीं मिल रहा क्या? अभी नहीं मिला। क्या बोलते वो लोग? वो लोग यही बोलते हैं कि हमें सर जब ऊपर से नाम आएगा जब हम आपका काम करेंगे। अच्छा, जब तक आप ऊपर रहेंगे? हाँ, और कहीं भी रहो। उनका कहने का मतलब है कहीं भी रहो, चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, चाहे तुम जानोगे तुम्हारी समझ। अधिकारी पीएम आवास की सूची में नाम न होने की बात कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अब जल्द ही मकान मिलेगा। वहीं प्रभारी मंत्री भी जल्द ही सुनवाई की बात कर रहे हैं। जो किसान है जिसकी एक कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी, उनका जो 2011 की सूची है उसमें नाम नहीं है, लेकिन पंचायत द्वारा उनका नाम आवास प्लस जो पोर्टल है उसमें जोड़ा गया है। अब जो पेड़ पे रहने वाली बात है तो वो लेजर के लिए उन्होंने पहले से बना रखा था 3-4 साल पहले। उनका ऑलरेडी एक कच्चा मकान नीचे है और वो भी एक ऊपर उन्होंने बना के रखा है, ऐसी फैक्ट है। अब चूँकि आवास प्लस में जुड़ गया है उनका नाम, तो जैसे ही वो आवास देना स्टार्ट होगा अभी अगली फेज़ में, तो उनको आवास का लाभ दिया जाए। 2011 के बाद अब फिर हम सर्वे करा रहे हैं। नए सर्वे में निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का नाम आएगा ही और समय लग सकता है, लेकिन आने वाले 2-3 साल के अंदर 2024 के पहले हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके माथे पर स्वयं पक्की छत नहीं होगी। ये तस्वीरें बेबसी और मुफलिसी की हैं और बताती हैं कि सिर्फ योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। ये देखना ही उतना ही वाजिब है कि ये योजनाएं जमीन पर उतरती हैं या फिर छोटे खान से जमीन और आसमान के बीच अटकी हुई हैं। राजेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, नरसिंहपुर। चलिए, छोटे खान के साथ हमें भी ये इंतज़ार रहेगा कि पेड़ से घर उतरकर ज़मीन पे कब आता है। और अब बात उस जगह की जिसे मोर का घर भी कहा जाने लगा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में राष्ट्रीय पक्षी मोर इतने आबाद हैं, हर जगह मोर ही मोर नजर आते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नज़ारा उज्जैन के मंगरौला गांव का है। अगर इसे मोरों का गांव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सुबह से शाम तक यहां मोर के अलग अलग अंदाज आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हमारा जो केंद्र है नगर निगम सीमा के बाहर है, ग्राम मंगरौला में है, जहां पर हम मोरों के लिए काम करते हैं। दाना पानी या मोरों के जो अंडे रहते हैं उनकी सुरक्षा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर शिकार होता था वो शिकार रुकवाना। तो धीरे धीरे उज्जैन शहर में मोरों की तादाद बढ़ती जा रही है। और जब बारिश होती है और थोड़ी हरियाली आ जाती है, जब मोर मकानों के आसपास से जब दूर जाते हैं जंगल क्षेत्र में, तो बहुत सुंदर नज़ारा हो जाता है जब वो उनके पंख फैलाते हैं और बहुत खूबसूरत दिखता है जब मोर नाचता है। तो संरक्षण केंद्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विक्रम यूनिवर्सिटी परिसर भी मोर से आबाद है। यहाँ जितने मोर हैं उतने किसी दूसरे कैंपस में नहीं। मोर यहाँ आसपास के घरों की दीवार, आंगन में भी बैठे दिख जाते हैं। लोगों का भी इनसे ऐसा लगाव है कि सिर्फ छतों पर दाना ही नहीं डालते, बल्कि कई मोर को नाम से भी बुलाते हैं। बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। एक अच्छा, एक काम, एक सुकून का एहसास होता है जब भी आप प्रकृति के बीच में होते हैं। और ये एक बहुत दुर्लभ अनुभव है जो शहरवासियों को हर जगह नहीं प्राप्त होता है। हम उज्जैन में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें चलते फिरते पार्क्स में, अपने घरों में मोर देखने को मिलते हैं। लोग शाम को जब बैठते हैं चाय पे या बाहर लॉन में वॉक करते हैं, आसपास मोर टहल रहे होते हैं, हम दाना रखते हैं उनके लिए। अगर मोर संरक्षण केंद्र और विक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस में मोरों की संख्या की बात करें तो आंकड़ा 1200 से ज्यादा ही होगा। मोरों की ये संख्या देखकर यही कहने को मन करता है कि नाच नाच के आता मोर, कई रंग दिखाता मोर, लोगों को बहलाता मोर, बाग बाग उड़ जाता मोर। संतोष कृष्णन, बंसल न्यूज, उज्जैन। विदिशा के सुनपुरा पंचायत की दिया बाती स्व सहायता समूह ने बाजार में अपना खुद का व्यापार स्थापित किया। ये महिलाएं घर के कामकाज के साथ राखी बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये रंग बिरंगी राखियां, एक से बढ़कर एक डिजाइन,
लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन्हें किसी बड़ी कंपनी ने नहीं बनाया है, बल्कि इन्हें तैयार किया है विदिशा के सनपुरा गांव की महिलाओं ने। दियाबाती स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने इन राखियों को घर पर ही तैयार किया है। सर हमने 2000 राखी बना ली हैं अभी तक। अच्छा जी। तो ये कहाँ पे वितरित की हैं आपने? सर हमने समूह की महिलाओं को भी वितरण की हैं और विदिशा में भी थोक व्यापारी हैं। सर हम मार्केट में दुकान पे बात करके आए थे। स्व सहायता समूह की बनाई राखियों की डिमांड भी अच्छी खासी है। बाजार में राखियों की मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं थोक व्यापारियों को भी राखियां काफी पसंद आ रही हैं। दियाबाती स्व सहायता समिति है उदयगिरी में, जहाँ पे वहाँ की महिलाएं हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छी राखियाँ बनाई हैं, जिसमें स्टोन का वर्क है, मोती का वर्क है और ऑन डिमांड चल रही है उनकी राखियाँ। बहुत कम रेट्स पे हैं और बहुत अच्छी रेंज है, बहुत लंबी रेंज है और बहुत अच्छा काम हो रहा है उनके यहाँ। महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं राखियां बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। साथ ही उन महिलाओं को भी हौसला दे रही हैं जो हालातों के आगे घुटने टेक देती हैं। रवि साहू, बंसल न्यूज, विदिशा। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।